चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा कार्डेट स्टार्ट कर लिया था। आ जाओ, जहां तक अपन पढ़े थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, कार्डेट को। सुनो, जब कार्डेटा की बात करते हैं, याद करो बेटा, कार्डेटा में आपको जनरल कैरेक्टर कुछ हमने बता दिए थे। जैसे कार्डेट कहते किसको है ये मैंने बताया था। कार्डेट और नॉन कार्डेट में डिफरेंशिएशन भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जिनके अंदर नोटो कार्ड क्या होता है बेटा, लाइफ के किसी भी स्टेज में आ जाए, इसको अपन क्या नाम देते हैं, कार्डेट्स नाम देते हैं। और जिसके लाइफ में कभी भी नोटो कार्ड आए ही ना, उसको अपन क्या नाम देते हैं, नॉन कार्डेट्स नाम देते हैं। इसके बाद हमारी बात हुई थी बेटा कि नोटो कार्ड की अगर बात करेंगे तो नोटो कार्ड हो सकता है किसी के अंदर नोटो कार्ड जो प्रेजेंट है उसी स्टेज में रहे, हो सकता है किसी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो सकती है। क्लियर। उसके बाद हमारी बात हुई थी बेटा कि जितने भी कार्डेट्स होते हैं इनकी एक कैरेक्टर होती है, इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिंगल होता है, हॉलो होता है और बॉडी के किस साइड में लोकेटेड होता है, डॉर्सल साइड में लोकेटेड होता है। जबकि जो नॉन कार्डेट्स होते हैं हमारे सभी के सभी नॉन कार्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है बेटा, डबल होता है, वेंट्रल होता है और सॉलिड होता है। उसके बाद हमारी बात हुई थी बेटा परफोरेटेड फेरेंजियल गिल स्लिट की। परफोरेटेड फेरेंजियल गिल स्लिट का पाया जाना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कार्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जबकि नॉन कार्डेट्स में ऐसे कैरेक्टर देखने को नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद हार्ट की बात हुई थी। हार्ट की अगर बात करोगे तो जितने भी हमारे कार्डेट्स होते हैं बेटा, इनका जो हार्ट होता है कहां लोकेटेड होता है, बॉडी के वेंट्रल साइड में। और जबकि जो नॉन कार्डेट्स होते हैं बेटा, इनके अंदर जो हार्ट लोकेटेड होता है वो कहां होता है, बॉडी के डॉर्सल साइड में लोकेटेड होता है। लेकिन एक शर्त होगी, प्रेजेंट होगा तो बात करोगे, अगर नहीं होगा तो नहीं बात करेंगे। जैसे एनेलिडा की बात करें बेटा, फाइलम एनेलिडा में फर्स्ट टाइम हार्ट देखने को मिला था, इससे पहले किसी भी फाइलम में हार्ट देखने को नहीं मिला था। उसके बाद हमारी टेल की बात हुई थी बेटा कि पोस्ट एनल टेल यानी एनस के बाद टेल का पाया जाना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कार्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऐसा आपको नॉन कार्डेट्स में देखने को नहीं मिलता है। अतः जब कार्डेट्स की बात करते हैं बेटा, तो जो हमारा कार्डेटा फाइलम है ये 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एक है बेटा हमारे यूरोकार्डेटा, एक है अपने सिफेलोकार्डेटा और एक है हमारे वर्टिब्रेटा। ये जब हमारी बेटा डिवाइजन शुरू हुई थी, जब कार्डेट का डिवीजन सब फाइलम बन रहा था, तो ये 3 सब फाइलम बने थे। हमारे कार्डेट से 3 सब फाइलम निकल के आए। लेकिन मैंने पहले भी आपको शुरू से ही बताया है, जब भी किसी का डिवीजन बताओगे बिना किसी बेसिस पे अपन नहीं बता सकते हैं कि किस बेस पे आप डिवीजन कर रहे हो, कोई तो रीजन होगा ना। तो यहां पे बेटा क्या देखा गया था, नोटो कार्ड के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ नोटो कार्ड। इनको कितने सब फाइलम में डिवाइड किया गया बेटा, 3 सब फाइलम में एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है। अब ये क्वेश्चन 2020 जो नीट हुआ था, आप जाके देखोगे यही आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन में कि अपने कार्डेट को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया था। उसमें यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा थे। लेकिन जो हमारी ऑप्शन आया हुआ है वहां पे, वहां लिखा गया है फाइलम कार्डेट्स डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, हेमिकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। आपको लग रहा है हेमिकार्डेटा हो सकता है, कभी भी नहीं। हेमिकार्डेटा कार्डेट्स नहीं है बेटा, वो कौन है, अपने नॉन कार्डेट्स है। तो आप देखोगे स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन आया था, वो स्टेटमेंट अपना गलत है। क्लियर। अब देखो ये जो यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा के मेंबर होते हैं, इन दोनों को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को प्रोटोकार्डेट्स नाम देते हैं। अब प्रोटोकार्डेट्स नाम देने का एक ही रीजन है, क्योंकि ये क्या हुए थे बेटा, कार्डेट्स के जो सबसे पहले मेंबर आए थे वो कौन आए थे, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा ही आए थे, इसलिए इनको नाम दिया गया था प्रोटोकार्डेटा। और ये जो प्रोटोकार्डेट्स है बेटा, इनकी एक खासियत है कि इनकी बॉडी में लाइफ लॉन्ग क्या प्रेजेंट होगा, नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा। जबकि जब वर्टिब्रेट्स की बात करोगे तो वर्टिब्रेट्स में नोटोकार्ड देखने को नहीं मिलता है। इनके बॉडी में क्या होता है, नोटोकार्ड रिप्लेस्ड होके क्या बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। जैसे हमारे अंदर याद करो क्या प्रेजेंट है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। लेकिन नोटोकार्ड हमारी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही थी तब प्रेजेंट था। वही नोटोकार्ड आज क्या बनाया है हमारा, वर्टिब्रल कॉलम। तभी अपन किसके मेंबर हैं बेटा, कार्डेटा के मेंबर है। क्लियर। अब जब इनका डिवीजन स्टार्ट हुआ था बेटा, तो एक्चुअली में क्या हुआ था, उस समय जब ये 3 सब फाइलम की बात हुई थी ना, 3 सब फाइलम बना ही नहीं था कभी।
सिर्फ और सिर्फ दो सब फाइलम बने थे हमारे, एक बना था प्रोटोकार्डेट्स, एक बना था वर्टिब्रेट्स। इसके अंदर हमारे दो क्लास आए थे बेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। ये रियल तो ये डिवीजन हुआ था, है ना, लेकिन हमारी एनसीईआरटी कहती है 3 सब फाइलम, तो आपको 3 सब फाइलम ही याद करके रखना। रियल में तो 2 सब फाइलम बने थे, एक प्रोटोकार्डेट्स और एक वर्टिब्रेट, लेकिन जब एनसीईआरटी 3 सब फाइलम बोलती है तो आपको भी 3 सब फाइलम ही याद रखना है। ये जो प्रोटोकार्डेट्स होते हैं बेटा, इसी को अपन एक और नाम देते हैं एक्रेनिएटा। आप क्यों नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं एक्रेनिएटा, और वर्टिब्रेट्स को अपन नाम देते हैं क्रेनिएटा। अब ये क्या चक्कर है बेटा, क्यों ऐसा किया गया, सुनो। एक रेनिएटा का मतलब होता है, याद करो हम लोगों ने ब्रेन पढ़ा था, ब्रेन से पहले हम लोगों ने क्या अपनी क्रेनियल ब्रेन बॉक्स भी तो पढ़ी थी। क्रेनियल ब्रेन बॉक्स याद करो 8 बोन से मिलकर बनी हुई थी, एक फ्रंटल, 2 पेराइटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल और एक हमारी स्फेनोइड और एक कौन सी थी, इथमोइड। याद आ रही है, 8 बोन से हमारी क्रेनियम ब्रेन बॉक्स मिलकर बनी होती है। तो जिस भी एनिमल्स के अंदर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली क्रेनियल ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होती है उसको अपन नाम देते हैं क्रेनिएटा, और जिसके अंदर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली क्रेनियल ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होती है उसको अपन क्या नाम देते हैं, एक्रेनिएटा। तो प्रोटोकार्डेट्स के यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा दोनों में क्रेनियल ब्रेन बॉक्स देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इनको अपन एक और नाम देते हैं एक्रेनिएटा। क्लियर? आ जाओ वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे यूरोकार्डेटा। चलो, जब यूरोकार्डेटा की बात करोगे बेटा तो ध्यान से देखो, यूरोकार्डेटा से पहले अपन सीधा सीधा पहले प्रोटोकार्डेट्स की एक कॉमन बात कर लेते हैं। और प्रोटोकार्डेट्स में कौन कौन आ जाएंगे बेटा, हमारे यूरोकार्डेटा भी आ जाएंगे और सिफेलोकार्डेटा भी आ जाएंगे। जब अपन प्रोटोकार्डेट्स की बात करते हैं तो पहला कैरेक्टर तो यही आता है। ये कैसे होते हैं बेटा, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। अब एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब आप समझ सकते हो, मैंने पहले ही बताया था, जो सिर्फ और सिर्फ कहां पाए जाएंगे बेटा, मराइन वाटर में पाए जाएंगे, उसी को अपन क्या नाम देंगे, एक्सक्लूसिवली मैराइन। याद करो कौन कौन आया था बेटा, फाइलम टीनोफोरा याद आ रहा है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा याद आ रहा है, फाइलम हेमिकार्डेटा याद आ रहा है, और उसके बाद कौन आया हमारा, प्रोटोकार्डेट्स। ये तीनों के तीनों मेंबर सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगे, मराइन वाटर में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर? अब ये जो प्रोटोकार्डेट्स होते हैं बेटा, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा, नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा। लेकिन जब आप वर्टिब्रेट्स की बात करोगे बेटा, वहां क्या प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। क्लियर? प्रोटोकार्डेट्स दोनों के दोनों हमारे, चाहे यूरोकार्डेटा की बात करें या सिफेलोकार्डेटा की बात करें, दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे, प्रोटोकार्डेट्स। और ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। राइट? आ जाओ स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहले बेटा अपन यूरोकॉर्डेटा की। चलो, अब यहां पे हैबिटेट बताने की अलग से जरूरत है क्या यूरोकॉर्डेटा में, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा के मेंबर तो प्रोटोकार्डेट्स हैं, और ये कहां पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में पाए जाएंगे। क्लियर? आ जाओ स्टार्ट करते हैं बेटा कहानी नोटोकार्ड से। यहां पे जो नोटोकार्ड होता है, ये नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है बेटा किसमें, लार्वा में। किसमें प्रेजेंट है बेटा, लार्वा में। वो भी सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, टेल में प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी में देखने को नहीं मिलता है। जबकि बेटा अडल्ट की बात करोगे तो ये नोटोकार्ड अडल्ट के अंदर क्या होता है, अब्सेंट हो जाता है। अब आ जाओ बेटा, ये क्या चक्कर है, एक चीज बताओ, अभी तक अपन जहां भी पढ़े हैं एक ही चीज तो पढ़े हो कि लार्वा लेस डेवलप्ड होता है और अडल्ट मोर डेवलप्ड होता है। यही तो कहानी शुरू से पढ़ते आ रहे हो ना। जैसे ह्यूमन की बात कर लो बेटा, ह्यूमन का जो बेबी होता है, ये एम्ब्रियो होता है, वो लेस डेवलप्ड होता है, मोर डेवलप्ड होता है, लेस डेवलप्ड होता है। जबकि अडल्ट कैसा होता है, मोर डेवलप्ड होता है। आ जाओ क्या होती है लेस डेवलप्ड और मोर डेवलप्ड कहानी की, आ जाओ समझते हैं बेटा। देखो ये रहा अपना लार्वा, और लार्वा से क्या बनेंगे अपने, अडल्ट बनेंगे। राइट? जब भी लार्वा से अडल्ट, ये तो हमेशा की कहानी है रे कि लार्वा से अडल्ट बनेंगे ही बनेंगे, तो दो शर्तें हो सकती हैं। हो सकता है किसी के अंदर लार्वा कैसा हो अपना, लेस डेवलप्ड हो, और हो सकता है अडल्ट कैसा हो, मोर डेवलप्ड हो।
यही तो कहानी होती है ना हमेशा। लार्वा लेस डेवलप्ड होता है और अडल्ट कैसा होता है, मोर डेवलप्ड होता है। यही तो कहानी पढ़ते आए हो। आ जाओ। लेकिन क्या कभी ऐसा आपने कहानी पढ़ा कि लार्वा जो है किसी के अंदर मोर डेवलप्ड है और अडल्ट कैसा है, लेस डेवलप्ड है? क्या ऐसी कहानी अभी आप कहीं पढ़ के आए थे? बोलो, कहीं ऐसा करेक्टर देखने को मिला था? कहीं देखने को नहीं मिला था, लेकिन आपको यहां देखने को मिलेगा यूरो का डेटा में। अब देखो, यूरो का डेटा की जब अपन बात करते हैं ना, तो यूरो का डेटा के लार्वा जो होते हैं बेटा, यहां पे मोर डेवलप्ड होते हैं और अडल्ट जो होती है लेस डेवलप्ड होती है। क्योंकि ध्यान से देखो, नोटो कार्ड लार्वा में प्रेजेंट है और जबकि अडल्ट में क्या हो गई, अब्सेंट हो गई। इसी को नाम देते हैं बेटा कि लार्वा इनका मोर डेवलप्ड है और अडल्ट क्या है, लेस डेवलप्ड है। तो एक चीज बताओ, जब लेस से मोर की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है बेटा, ग्रोथ होता है कि डी ग्रोथ होता है? ग्रोथ होता है। तो जब भी बेटा लार्वा से अडल्ट बने और लार्वा लेस डेवलप्ड हो, अडल्ट मोर डेवलप्ड हो, इसको अपन नाम देते हैं प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस का मतलब तो समझते हो ना, कि अडल्ट से क्या बनेगा, अपना लार्वा बनेगा। इसको अपन क्या नाम देते हैं, प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस नाम देते हैं। जब लेस डेवलप्ड से किधर जाएं अपन, मोर डेवलप्ड की तरफ। लेकिन जब मोर डेवलप्ड से लेस डेवलप्ड की तरफ जाएं, इसको अपन क्या नाम देते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। यानी इनका क्या हो रहा है बेटा, ग्रोथ नहीं हो रहा है, इनका डी ग्रोथ हो रहा है। इसी को नाम देते हैं बेटा रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस, राइट। और ये रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस किसके अंदर देखने को मिला आपको बेटा, यूरो कार्डेटा में। क्यों नाम दिया यूरो कार्डेटा में ये करेक्टर देखने को मिले, क्योंकि यूरो कार्डेटा में नोटो कार्ड कहां प्रेजेंट है, लार्वा में प्रेजेंट है, अडल्ट में अब्सेंट है। क्लियर। तो इनके अंदर मेटामार्फोसिस कैसी होगी बेटा यूरो कार्डेटा के अंदर, बोलो यार। अब तो तुम्हारे सामने लिखा है, इनके अंदर जो मेटामार्फोसिस होगी कैसी होगी, रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस होगी। याद रखना, ये पूरा ये कॉन्सेप्ट हर जगह चलेगा, कहीं एक जगह के लिए नहीं है ये, राइट। कोई अगर लेस डेवलप्ड होगा लार्वा और अडल्ट मोर डेवलप्ड हो जाएगा, इसको नाम देंगे प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। लेकिन लार्वा ज्यादा डेवलप्ड होके अडल्ट लेस डेवलप्ड हो जाए, इसको नाम देंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। क्लियर। अब जो याद करो, यूरो कार्डेटा के मेंबर होते हैं, सर्कुलेशन कैसा होता है बेटा, ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। कुछ याद आ रहा है, बोलो। याद करो, मैंने बताया था क्लोज टाइप सर्कुलेशन कहां कहां प्रेजेंट होता है बेटा, एनेलिडा में क्लोज टाइप सर्कुलेशन, सिफेलोपोड्स ऑफ मोलस्क में क्लोज टाइप सर्कुलेशन। सिफेलोपोड्स ऑफ मोलस्क में कौन कौन आया था, सीपिया, लोलिगो और ऑक्टोपस। और मैंने बताया था कार्डेटा के सभी मेंबर में हमारा कैसा होगा, क्लोज टाइप सर्कुलेशन, एक को छोड़कर। वो कौन होता है, हमारा यूरो कार्डेटा होता है। क्लियर। अब दूसरी चीज, इनके अंदर सर्कुलेशन। अब याद रखना, इनको जो यूरो कार्डेटा होते हैं बेटा, इनको हमारी एनसीईआरटी एक और नाम देती है, ट्यूनिकेटा। अब ये ट्यूनिकेटा क्यों नाम देते हैं, आ जाओ समझते हैं। देखो, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, स्किन प्रेजेंट होता है। बोलो यार, हमारी पूरी बॉडी पे स्किन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो ट्यूनिकेटा के मेंबर होते हैं बेटा, या यूरो कार्डेटा के मेंबर होते हैं, इनकी पूरी की पूरी बॉडी कवर्ड होती है एक टेस्ट से या एक पिगमेंट से, जिसको अपन ट्यूनिसिन पिगमेंट नाम देते हैं बेटा। इसीलिए यूरो कार्डेटा का दूसरा नाम क्या होता है, ट्यूनिकेटा होता है। क्लियर। ये लो, बॉडी इनकी कवर्ड होगी कवर्ड बाय टेस्ट, जिसको क्या नाम देंगे बेटा, ट्यूनिसिन। इसीलिए इनको क्या नाम देते हैं अपन, हेंस कॉल्ड ट्यूनिकेटा। अब ये ट्यूनिसिन क्या होता है मैंने बता दिया, जैसे हमारी बॉडी पे स्किन प्रेजेंट होता है, वैसे इनकी बॉडी पे टेस्ट प्रेजेंट होता है बेटा। इनकी बॉडी की कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको अपन नाम देते हैं ट्यूनिसिन। इसी ट्यूनिसिन की वजह से इसको क्या नाम देते हैं अपन, ट्यूनिकेटा नाम देते हैं। क्लियर। आ जाओ, अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना लिखा गया इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये लो, जितने भी साधु बाबा लोग होते हैं, सारे के सारे कौन होते हैं बेटा, यूरो कार्डेटा के मेंबर होते हैं। ये लो, सबसे पहला एग्जाम्पल हुआ अपना साल्पा
फिर हुआ एसिडिया, फिर हुआ डोलियोलम, फिर हुआ अपना हार्डमेनिया, और अपन पढ़ क्या रहे हैं बेटा, यूरो कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं। ये लो, हार्डमेनिया भी याद रखो या ना याद रखो, क्योंकि हार्डमेनिया हमारे एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है तो इसके पूछने के चांसेस कम है। एनसीईआरटी में अपने 3 एग्जांपल दिए गए हैं, साल्पा, असेडिया और डोलियोलम। इनके पूछने के चांसेस ज्यादा होंगे और जब भी पूछेगा आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा। क्लियर? चलो फाइनली अपना यूरो का डेटा पूरी तरह से फिनिश। अब देखो एनसीईआरटी में बेटा एक डायग्राम बना होगा एसिडिया का, देखो एक खड़ा करके अपना बनाया होगा, देखा? बस वो डायग्राम याद रखिएगा, वो डायग्राम पूछे जाने के चांसेस होंगे। अरे कल तो आपका आईटीएस था, कैसा गया? अच्छा पहले ये बताओ कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था? कोई दिक्कत नहीं, देखो हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो, मैंने आज तक कभी फोर्स भी नहीं किया किसी को। कितने लोग नहीं दे पाए थे? हाथ उठाओ, उसमें सोचने की क्या बात है। कितने लोगों ने नहीं दिया था? क्या रीजन था? एकदम जेन्युइन रीजन बताना। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा? अरे सॉरी, कब? कल? अरे कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं बेटा। और कोई? क्या रीजन था? अच्छा ये रीजन नहीं हुआ, ये रीजन सही नहीं है, घर तुम बाद में भी जा सकते थे। अच्छा और कोई? बाकी सबने दिया था रे? कितने लोगों ने अच्छा दिया था वो हाथ उठाए, अभी पता चल जाएगा देने वालों का। अच्छा सारे अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं। चलिए देखिए, जिनका जेन्युइन रीजन था उनका समझ में आता, लेकिन ये तुम्हारा जेन्युइन रीजन कंटाप पड़ेगी, ये माना नहीं जाएगा। अगर तुम्हारा कहना है सिलेबस कंप्लीट नहीं था, सिलेबस कंप्लीट ना होता तब भी नीट देने जाते, तब इसको क्यों छोड़ दिया? अरे इसमें कम से कम एक बार बैठते, कॉन्फिडेंस तो आता। ये तुम कैसे जानते हो क्या आता है क्या नहीं आता है? टेस्ट देने से ही पता चल जाए। हो सकता है कभी कभी अपने को लगता है अपने को नहीं आता है ना, लेकिन जब जाते हैं तो आपको एक चीज लगता है, आप क्लास में पढ़े रहते हो, कुछ चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगती है, तो चलो ठीक है हो जाएगा, है ना। टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए। चलो जिसका जेन्युइन रीजन था वो घर चला गया था, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उसको, उनका जेन्युइन रीजन है, लेकिन तुमने गलत छोड़ा है सिलेबस कंप्लीट, ये सही नहीं माना जाए। अब बैकलॉग हो गया, ये क्या तरीका, तुमने ये गलती की है, ये सारी गलतियां तुम्हारी है। अच्छा जूलॉजी का पेपर कैसा था? एक भी क्वेश्चन नोट्स के बाहर थे? पक्का? देखो जो नए बच्चे हैं 25E वाले वो तो नहीं जानते, लेकिन 26E वालों के पास तो शुरू से अब तक का नोट्स है, तो एक भी क्वेश्चन नोट्स के बाहर रहा हो तो बताओ, क्योंकि मैंने पेपर मैंने भी शाम को देखा था, एक सिंगल क्वेश्चन नोट्स के बाहर नहीं था। तो किसी का हुआ 40 प्लस जूलॉजी में कोई पहुंचा? 40 प्लस कौन कौन पहुंचा, हाथ उठाओ। अरे वाह, कितना? 43 करेक्ट। अरे वाह, देखो अच्छा बच्चा है ये। और कोई 40 प्लस जो जूलॉजी में पहुंचा हो? कौन से, 25 से हो या 26 से? अच्छा 26 से, अरे वाह अच्छा, इसका रहे 43, ठीक है, लेकिन थोड़ा और इसको बढ़ाओ। बाकी अच्छा 35 प्लस वाले, अबे 35 प्लस वाले में तो जूलॉजी में हो गए, कितना होगा? आंसर की आ गई है ना, तब तो अब मैच हो जाने सीते रहे। होगा, ये होगा वालों का बात नहीं माना जाए, जो उन्होंने आंसर की मैच कराया हो। कितना? तो कंटाप खाएगा। तो 36 ये कोई जूलॉजी का मार्क्स है बे? एक बार केमिस्ट्री फिजिक्स समझ में आता है तुम्हारा? 35, बाकी लोग हैं चेक नहीं किए, पेपर सही गया ही नहीं तो चेक क्या करेंगे? देखो एक चीज समझ लो, जिसका पेपर अच्छा जाता है वो परेशान रहता है आंसर की के लिए कि आंसर की कब आए कब मैच कराएं, और जिनके पेपर अच्छे नहीं गए ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं अभी चेक नहीं किए हैं, है ना। ये लापरवाही बंद करो थोड़ी सी, कम वक्त हो। आज 10 जनवरी हो, 10 तारीख है, अरे 9 या 10 एक ही चीज है लगभग, तो क्या जैसे उखाड़ लोगे रात भर में, है ना। सर मौका तो हम तो उखाड़ ही देंगे आज जाके है ना। थोड़ा सा मेहनत करो, ऐसे बात नहीं बनेगी। अब 10 जनवरी आ गया मतलब भाई ले दे के 3 महीने के और हिसाब किताब बने हुए हैं, तुम लोग लापरवाही अभी भी कर रहे हो। और आईटीएस में ये स्थिति है, जो कि एकदम इजी पेपर था जो मैंने ऑब्जर्व किया।
अपने नजरिए से नहीं, स्टूडेंट के नजरिए से। अपने नजरिए से तो टीचर से हो ही जाता है। सीधा सीधा एक चीज समझ में आता है, अगर टीचर से 10 मिनट में पेपर बन जा रहा है जूलॉजी का, तो बच्चे से 20 मिनट में श्योर बन जाएगा। ये चीज होता है ना। मैंने पेपर देखा, पेपर अच्छा था, बहुत अच्छा था, है ना। और एक भी क्वेश्चन में लगता है एनसीईआरटी के बाहर नहीं था। जितने भी क्वेश्चन सब लाइन टू लाइन, बस क्वेश्चन पढ़िए आंसर, क्वेश्चन पढ़िए आंसर, 2 बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी आपको क्वेश्चन। लेकिन फिर भी तुम लोग की लापरवाही कंटिन्यू। तुम तीनों का क्या हाल है? बस सर बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? कितने तुम्हारे सही? थोड़ा सा और पढ़ाई बढ़ाओ तुम लोग अपनी। चलो आगे चले, आ जाओ। यूरो का डेटा के बाद नेक्स्ट आता है। देखो एक चीज मैं बता दूं, बेटा पढ़ लो लाइफ में थोड़ा सा, नहीं तो फिर लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, हमारे जैसे से गंवार रह जाओगे। सीधी सी बात है, एक बार मेहनत कर लो। न- नहीं, हम लोग क्या, हम लोग की कोई लाइफ थोड़ी है यार, है ना। देखो तोड़ के बैठे हुए हैं, फिर भी चलो रे, क्लास लेना है ना। मजा क्या आता है इसमें? क्या मजा आता है बे? तकलीफ हो रही है क्लास लेना, इसमें क्या मजा आ रहा है ना। इसमें मजा नहीं आता। इसलिए पढ़ लो, मेहनत कर लो, लाइफ में मजे ही मजे हैं। नहीं हमारे जैसे ही रह जाओगे बेटा गंवार, है ना। सच में हकीकत बात है, हम लोग की तो वैसे भी लाइफ फेल है एकदम से, किसी काम की नहीं है। ले देखिए एक ही चीज होता है, सुबह शाम, सुबह खाना, रात में खाना, दिन में क्लास लेना, बस यही लाइफ है। इसलिए तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करो, डॉक्टर बन जाओ, मजे ही मजे हैं। नहीं तो ऐसे फिर बैठे रहो यहीं पे अन्ना भाई सन की तरह। जैसे साल इस साल बैठे हुए हैं, अगले साल फिर पीडब्ल्यू को फीस दे देंगे, उसमें क्या है, घर वाले पैसा दे ही रहे हैं। लापरवाही बंद करो, सीरियसली पढ़ाई करो अपनी। चल भाई आ जाओ। यूरो का डेटा के बाद नेक्स्ट आता है अपना सिफेलोकॉर्डेटा। चलो सिफेलोकॉर्डेटा क्या होते हैं, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं अपन। देखो सिफेलोकॉर्डेटा में बहुत कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ये भी कैसे होंगे बेटा, एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे। इनकी बॉडी में भी क्या प्रेजेंट होगा, नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा में एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, है क्या? नहीं नहीं, ये सब हरकतें घर में करबे, बदतमीज कहीं का। चलो सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें, इनकी बॉडी में क्या होगा, नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा। और वो भी एक खासियत, नोटोकार्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। वो भी कहां से कहां तक, हेड से लेकर टेल तक, पूरी की पूरी बॉडी में। एनसीईआरटी माई लिखती है बेटा, नोटोकार्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि इनके लार्वा में भी प्रेजेंट होगा और अडल्ट में भी प्रेजेंट होगा। और इसी कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। क्योंकि लार्वा क्या होगा इनका बेटा, लेस डेवलप्ड होगा, और अडल्ट क्या होगा, मोर डेवलप्ड होगा। इस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं, प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस नाम देते हैं। याद करो यहां पे हमने बताया यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड प्रेजेंट है लार्वा में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन से रीजन में प्रेजेंट है, टेल के रीजन में प्रेजेंट है, पूरी बॉडी में नहीं प्रेजेंट है। लेकिन जो सिफेलोकार्डेटा के मेंबर होते हैं बेटा, इनके अंदर जो नोटोकार्ड होता है हेड से लेकर टेल तक, यानी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि लार्वा में भी है और अडल्ट में भी है। इसी को अपन नाम देते हैं बेटा प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। इसको अपन क्या नाम देंगे, प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस नाम देंगे। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, जब यहां पे सर्कुलेशन की बात करोगे, तो यहां पे सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा, अब क्लोज टाइप सर्कुलेशन। अब यहां से लेकर बेटा आगे आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिफेलोकार्डेटा से लेकर पूरा का पूरा क्लास मेमेलिया तक सबके अंदर सर्कुलेशन कैसा होगा, क्लोज टाइप सर्कुलेशन होगा। इसके लिए अब आगे सर्कुलेशन की बात करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें बेटा, हमारे एनसीईआरटी ने एक ही एग्जाम्पल दे रखा है और आपको एक ही याद भी रखना है, जिसको अपन नाम देते हैं बेटा एम्फीऑक्सस। जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, कॉमन नाम बोलो इसका, एम्फीऑक्सस। जिसको क्या नाम देते हैं अपन, लेंसलेट, या एक नाम इसका और होता है क्या, ब्रैंकियोस्टोमा।
ब्रेंकियोस्टोमा। ये लो, बस साइक्लोसिफेलोकार्डियटा में आपको इससे ज्यादा पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है, और ना तो एग्जामिनर आपसे ज्यादा पूछेगा कभी। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ इसका एग्जाम्पल मेटामार्फोसिस और नोटोकार्ड कहां से कहां तक पूरी लाइफ में प्रेजेंट होंगे, लार्वा से लेकर एडल्ट तक सब में प्रेजेंट होंगे। और दूसरी चीज, इनके अंदर जो मेटामार्फोसिस होगी वो कैसी होगी? प्रोग्रेसिव होगी। और एग्जाम्पल एक ही है जिसको अपन नाम देते हैं बेटा ब्रैंकियोस्ट्रोमा या एम्फिऑक्सिस, या उसी को लेंसलेट नाम देते हैं। क्लियर? चलो आ जाओ, फाइनली अपना पूरी तरह से ये वाला पार्ट प्रोटोकार्डेट्स का कंप्लीट होता है। आ जाओ अपन बात करते हैं बेटा अब वर्टिब्रेट्स की। चलो देखो, जब वर्टिब्रेट्स की बात करोगे ना, अब देखो वर्टिब्रेटा में क्या नोटोकार्ड देखने को मिलेगा आपको? जी नहीं, कभी नोटोकार्ड की अब यहां बात नहीं करोगे। अब यहां पे नोटोकार्ड क्या बनाएगा? वर्टिब्रल कॉलम बना लेगा। राइट? यहां पे जो नोटोकार्ड है बेटा किससे रिप्लेस्ड हो जाएगी? अब वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाएगी। ये लो, नोटोकार्ड रिप्लेस्ड बाई, बोलो किससे रिप्लेस्ड हो जाएगा बेटा? या तो कार्टिलेजिनस या तो फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। राइट? इसी को अपन क्या नाम देते हैं? वर्टिब्रेट्स नाम देते हैं। अब ध्यान से देखो, इनकी एक खासियत होगी बेटा, इसीलिए हमारी एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट लिखती है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। उसका रीजन, जितने भी वर्टिब्रेट्स है सारे के सारे कार्डेटा के मेंबर हैं, सबके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। लेकिन क्या सारे कार्डेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है? जी नहीं, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, वहां पे क्या है? नोटोकार्ड्स है। अगर उनके अंदर भी हो जाता तब ऐसा स्टेटमेंट पढ़ने को मिलता ही नहीं, क्योंकि जितने भी कार्डेट्स होते सारे के सारे वर्टिब्रेट्स होते। लेकिन यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा वर्टिब्रेट्स नहीं है, वहां वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। याद करो, कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट अपन पढ़ के आए थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। भाई बैठे हुए हैं, लेटे हुए हाथ चला रहे हैं, है ना, ये क्या लोकोमोशन हो रहा है? नहीं, ये मूवमेंट हो रहा है। देखो तुम लोगों ने जो बदतमीजो सुधर जाओ, जो तुम हाथ चलाना समझते हो गलत समझ जाते हो रे है। अब मैं खड़े होकर लिख रहा हूं तो सिर्फ हाथ मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं चलते चलते लिखना शुरू कर दूं तब लोकोमोशन हो रहा है। ये बदतमीज सुधर जाए बे तू, ये सुधरेगा नहीं जिंदगी में। चलो आ जाओ, वर्टिब्रेट्स की बात करें बेटा। अब देखो वर्टिब्रेट्स को भी डिवाइड किया गया दो डिवीजन में। कौन कौन से डिवीजन बने? एक बना हमारा एग्नेथा और एक बना हमारा ग्नेथोस्टोमेटा। ये दो पार्ट में डिवाइड हुए थे बेटा। अब क्वेश्चन आता है, सर एक चीज बता दो, किस बेसिस पे आपने डिवाइड किया? जब इनको डिवाइड किया गया था बेटा तो किस बेस पे डिवाइड किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। किसी के अंदर जॉ प्रेजेंट है और किसी के अंदर अब्सेंट है। जॉ तो जानते हो ना, ये हमारी जॉ बोन याद आ रही है। तो जॉब जिसके अंदर प्रेजेंट होगा और जिसके अंदर अब्सेंट होगा, इस बेसिस पे ये दो लोग बनाए गए। जिसके अंदर जॉ अब्सेंट होगा बेटा उसको अपन ने क्या नाम दिया? एग्नेथा। और जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट होगा इसको अपन ने क्या नाम दिया था? ग्नेथोस्टोमेटा नाम दिया था। राइट? अब अगर यहां पे बेटा एग्जाम्पल की बात करें तो जो एग्नेथा है, एग्नेथा से हमारे दो क्लास बने थे। एक क्लास बना अपना साइक्लोस्टोमेटा और एक बना हमारा ऑस्ट्रेकोडर्मी। ये लो, दो दो क्लास हमारे कहां पे बने थे बेटा? एग्नेथा में। एक बना हमारा साइक्लोस्टोमेटा और एक बना हमारा ऑस्ट्रेकोडर्मी। लेकिन ऑस्ट्रेकोडर्मी के जितने भी मेंबर हैं बेटा आज सारे के सारे क्या हो चुके हैं? ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अपने को ऑस्ट्रेकोडर्मी के मेंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है तो किसको? साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ना है। अब जबकि हमारे ग्नेथोस्टोमेटा की बात करें बेटा, ये जो ग्नेथोस्टोमेटा के मेंबर थे, ये ग्नेथोस्टोमेटा के मेंबर जो थे इनको बेटा ऑन द बेसिस ऑफ जॉ दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया आगे चल के। किसके बेसिस पे बेटा? सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ लिम्स।
ऑन द बेसिस ऑफ लिम्स। यहां से दो दो सुपर क्लास बने, एक बना हमारा पाइसेस और एक बना हमारा टेट्रापोडा। ये लो, लिम्स के बेसिस पे बेटा हमारे इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक बना था पाइसेस और एक बना था टेट्रापोडा। अब जब यहां पे लिम्स की बात करोगे, जितने भी पाइसेस होते हैं बेटा, यहां पे लिम्स ना परजेंट होके यहां पे क्या परजेंट होती हैं बेटा, फिन्स परजेंट होती हैं, जिसको अपन नाम देते हैं बेटा बॉडी में लेटरल अपेंडेजेस परजेंट होती हैं। एग्जांपल की बात करें, यहां पे दो क्लास की अपने को स्टडी करनी है, कौन कौन सी? एक अपन पढ़ेंगे कॉन्ड्रिक्थिस और एक पढ़ेंगे अपन ऑस्ट्रिक्थिस। दो लोगों को अपनी को स्टडी करनी है इसके बारे में। चलो अब ध्यान से देखो, पाइसेस का मतलब क्या होता है बेटा? कौन से क्लास की बात कर रहे हैं अपन? फिशेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? फिशेस की बात कर रहे हैं। तो ये जो फिशेस होती है बेटा, फिशेस में आपने क्या कभी भी लिम्स देखे हैं क्या? नहीं, कभी लिम्स नहीं नजर आएंगे। देखिए हाथ पैर से चलते हुए कभी नहीं, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? फिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जितने लोगों के अंदर फिन्स प्रेजेंट थे उनको एक सुपर क्लास बनाया गया जिसको नाम दिया गया पाइसेस। लेकिन जिनके अंदर बेटा फोर लिम्स प्रेजेंट थे, राइट, उनको क्या नाम दिया गया? टेट्रापोडा नाम दिया गया। अब टेट्रापोडा में क्या होगा बेटा? कितने लिम्स प्रेजेंट होंगे? फोर लिम्स प्रेजेंट होंगे, राइट। अब जैसे आप किसी की बात कर लो, एग्जांपल यहां पे जो होगा बेटा, टेट्रापोडा में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले एम्फीबियंस आए, एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के बाद कौन आए बेटा? हमारे एप्स आए, जिसको अपन बर्ड्स भी नाम देते हैं। और फिर कौन आए बेटा? मैमल्स आए। सीधा सीधा जितने लोग आराम करने वाले थे, ARAM, आराम वाले, वो सारे के सारे किस में आए? हमारे टेट्रापोडा में आए। अब एक चीज बताओ, एम्फीबिया के मेंबर देखियो, देखियो एम्फीबिया के मेंबर किसको? फ्रॉग को देखियो ना। तो फ्रॉग जब पुड़ुक से कूद के जाता है तो उसके बाद देखियो कितने लिम्स प्रेजेंट होते हैं? चार, दो फोर लिम्स, दो हाइंड लिम्स। रेप्टाइल्स के मेंबर देखियो, क्या? क्रोकोडाइल देखियो कितने लिम्स होते हैं? चार लिम्स होते हैं, है ना। एप्स देखियो, कहां देख लिए तुमने? देखा कहां? सर खाते हैं मुर्गी। चलो मुर्गा मुर्गी तो देखे होगे, कितने पेयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं? चार पेयर है। नहीं देखा कि फिर ऐसे नहीं देखे? सर हमारे यहाँ जो मुर्गी होती है उसमें दो ही लेग पीस होते हैं, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ चार लेग पीस होते हैं। अरे दो मुर्गी के लिए लेग पीस में बात कर रहा हूं, ये कह रहा है विंग्स के फॉर्म में। देखो जितने भी बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में भी फोर लिम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। उनका जो फोर लिम्स होता है मॉडिफाइड होके क्या बना लेता है? विंग्स बना लेता है। और हाइंड लिम्स कुटर 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 चलने के काम आता है। अब ह्यूमन की बात करो, दो हाथ ये हिलाने काम आ जाता है, और दो बच गए वो चलने फिरने के काम में आ जाते हैं। क्लियर? नतीजा देख लो, दो लिम्स दिए हैं, एक तो सही चल रहा है, लेकिन ये कब तक सही चलेगा पता नहीं। अब इस पे जोर लगा तो ये गई, पता चला कर इस पे जोर लग गया ये भी रुक जाएगी। ह्यूमन नेचर है ये। क्या कहते हो? सर ऐसा कहां आप जोर लगा रहे थे? चलो क्लियर हुआ कुछ? आ जाओ बेटा, कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा की। अस्ट्रेकोडर्मी अपने को पढ़ना ही नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है साइक्लोस्टोमेटा, सॉरी अस्ट्रेकोडर्मी, राइट। चल भाई कहानी शुरू होगी अपनी साइक्लोस्टोमेटा की। है क्या हुआ? चल भाई, साइक्लोस्टोमेटा। अब बताओ जॉब प्रेजेंट है एब्सेंट? बोलो यार, एब्सेंट। ये लो, इनको अपन नाम देते हैं जॉलेस फिश। पहली कंडीशन हैबिटेट बोल बेटा इनका, सारे के सारे कहां पाए जाते हैं? मैराइन वाटर में। ये लो, ऑल आर मैराइन बट माइग्रेट इनटू कहां? फ्रेश वाटर में। माइग्रेट इनटू फ्रेश वाटर
फॉर स्पॉनिंग। आ जाओ इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये लो, आफ्टर मेटामार्फोसिस, आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई विद इन few days। Larva migrate into water। चल भाई आ जाओ इस शर्त को पूरा समझते हैं। एनसीईआरटी ने जो इतनी शर्तें लिख रखी है, सबसे पहले इनकी एक खासियत होती है बेटा, जितने भी साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर होते हैं सारे के सारे मराइन वाटर में पाए जाते हैं, कभी आपको फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जब इनको स्पॉनिंग करनी होती है, यानी कि एग प्रोड्यूस करना होता है, तो एग प्रोड्यूस करने के लिए ये मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में आते हैं। क्वेश्चन आता है सर क्यों आते हैं भाई, जब इनकी बॉडी एडॉप्टेड है मैराइन वाटर में रहने के लिए, तो ये फ्रेश वाटर में क्यों आते हैं? उसका रीजन, क्योंकि इनकी जो बॉडी है बेटा एडॉप्टेड है, लेकिन इनका जो एग है वो मराइन वाटर के लिए एडॉप्टेड नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं बेटा, एग प्रोड्यूस करने के लिए या स्पॉनिंग के लिए ये कहां आते हैं, हमारे फ्रेश वाटर में आते हैं। लेकिन फ्रेश वाटर में आके स्पॉनिंग तो करते हैं बेटा, स्पॉनिंग करने के कुछ ही दिन के अंदर इनकी डेथ भी हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है क्यों डेथ हो गई सर? देखो, एग प्रोड्यूस करने के लिए तो आ गई है फ्रेश वाटर में, क्योंकि इनका पता है कि इनका जो एग है वो एडॉप्टेड नहीं है मैराइन वाटर के लिए, इसलिए फ्रेश वाटर में आए। लेकिन इनकी बॉडी एडॉप्टेड नहीं थी फ्रेश वाटर के लिए। याद करो जब स्क्रीटरी सिस्टम अपन पढ़े थे स्टार्टिंग में, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। याद आ रहा है? एक हम लोगों ने पढ़ा था आस्मो कन्फर्मर और एक आस्मो रेगुलेटर। आस्मो रेगुलेटर का मतलब जो अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट कर ले। जैसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट कर सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी आप बात कर सकते हो, मैराइन वाटर में भी बात कर सकते हो, है ना। लेकिन इनकी जो मेंबर होते हैं बेटा, जितने भी साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर होते हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, आस्मो कन्फर्मर होते हैं। अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन नहीं करते, यानी कि सॉल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं कर पाते हैं। जब तक मराइन वाटर में थे इनकी बॉडी को सॉल्ट मिल रहा था, एडॉप्टेड थे वहां के लिए रह लिए। लेकिन जब फ्रेश वाटर में आए इनकी बॉडी को सॉल्ट नहीं मिल पाया, जिसके वजह से इनकी क्या हो गई बेटा, डेथ हो गई। स्पॉनिंग तो हो गई, एग प्रोड्यूस हो गया, लेकिन इनकी डेथ भी हो गई बेटा। एक साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर और एक आपने सुना होगा बेटा स्कॉर्पियन। ये दुनिया में तो ऐसे लोग हैं कभी भी बच्चे मां को नहीं देख पाते हैं, कभी भी नहीं। जब भी स्कॉर्पियन भी धरती पे आता है ना, तो अपनी बॉडी, मां की पूरी बॉडी को खत्म करके तब बाहर निकलता है। नहीं देखा? वो जब भी निकलते हैं बेटा, पूरी की पूरी मदर की बॉडी डिस्ट्रॉय होती है, तभी वो बाहर भी आते हैं। तो ये दो लोग दुनिया में ऐसे हैं, इनके बच्चे अपनी मां को नहीं देख पाते कभी। साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर कभी नहीं देख पाता है। क्लियर? अब क्या होगा बेटा, इनका जो लार्वा है, अब जब स्पॉनिंग होगी तो स्पॉनिंग के बाद एग क्या होगा, क्रैक होगा, उसके बाद क्या होगा, लार्वा बनेगा। तो लार्वा क्या होगा, इनका लार्वा फ्रेश वाटर के लिए तो अडॉप्टेड होता है, क्योंकि अभी बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो जैसे ही मेटामार्फोसिस हो जाएगी, यानी कि ये क्या होगा, लार्वा से अडल्ट बनेगा। अडल्ट बनते ही तुरंत ये भी कहां निकल लेता है, मराइन वाटर में निकल लेता, क्योंकि इसकी बॉडी यहां के लिए अडॉप्टेड नहीं है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट बेटा, इनकी बात करेंगे इनकी बॉडी के हिसाब किताब के बारे में। चलो, जब बॉडी के हिसाब किताब की बात करोगे, समझो पहली चीज, इनकी जो बॉडी होती है बेटा, साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी जो होती है, इनकी एक खासियत होती है बेटा कि इनकी बॉडी में कुछ चीजें एब्सेंट होती है। पहली चीज, इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो कैसी होती है बेटा, इलोंगेटेड बॉडी होती है, बिल्कुल लॉन्ग होती है बॉडी देखने में। और दूसरी चीज, इनकी बॉडी में कुछ चीजें क्या होती हैं बेटा, एब्सेंट होती हैं, विदाउट, या जिसको डिवॉइड भी नाम देते हैं। राइट? एनसीईआरटी के लैंग्वेज याद रखना रे, डिवॉइड नाम देती है एनसीईआरटी, विदाउट या इसी को अपन एब्सेंट भी नाम देते हैं कि इनकी बॉडी में क्या क्या एब्सेंट होता है, क्या क्या डिवॉइड होता है। एनसीईआरटी सबसे खतरनाक अपने लैंग्वेज में फंसाएगी। डिवॉइड का मतलब एब्सेंट होना होता है। क्लियर? तो इनकी बॉडी में क्या क्या एब्सेंट होगी बेटा, सबसे पहले तो ऊपर ही लिखा गया है क्या एब्सेंट होगा इनकी बॉडी में, जो एब्सेंट होगा
बोलो। साथ ही साथ बेटा इनकी बॉडी में पेयर्ड फिन्स भी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और साथ ही साथ पेयर्ड फिन्स के साथ साथ इनकी बॉडी में और क्या एब्सेंट होता है बेटा, हैं स्केल्स एब्सेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, स्केल्स। आ जाओ समझते हैं। देखो जॉ तो पहले से ही पता चल गया कि एब्सेंट है इनकी बॉडी में। स्केल्स क्या होते हैं बेटा, आपने जब फिशेस देखे होंगे तो कभी भी जब आप फिश खाते होगे घर में जब बनाते हो तो ले आगे पहले ऊपर की पूरी स्किन साफ करते होगे। देखियो स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसी को स्केल्स नाम देते हैं। क्लियर। और ये जो पेयर्ड फिन्स होती है बेटा, आपने देखा होगा कि जब भी ये क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग करने के लिए इनकी बॉडी में फिन्स प्रेजेंट होती हैं। इनके पास वो पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होती है, लेटरल फिन्स प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी पे। ये तीनों चीजें इनकी बॉडी में एब्सेंट देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी ने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है इसमें, इस डायग्राम को याद रखना, ये डायग्राम पूछा गया है अपने यहां। ये लो पूरी बॉडी एलेंगेटेड होगी बेटा। ये जो डायग्राम एनसीईआरटी ने बना भी रखा है वो भी किसका बना रखा है बेटा, ये लो पेट्रोमाइजन का। ये लो इनकी बॉडी में ये इस तरह से कुछ लेटरल फिन्स प्रेजेंट होती हैं बेटा, पेयर्ड फिन्स इनकी बॉडी में क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट बेटा बॉडी की बात करें और उसके बाद आता है नेक्स्ट रिस्पायरेशन। अच्छा रिस्पायरेशन से पहले सबसे पहले डाइजेशन की बात करते हैं। देखो जब इनके अंदर डाइजेशन की बात करोगे तो इनकी जो बेटा माउथ होती है कैसी होती है, सर्कुलर माउथ होती है, पूरी तरह से सर्कुलर होती है। ध्यान से देखो आपको सर्कुलर नजर आ रही है कि नहीं, माउथ पूरी की पूरी माउथ होती है, कैसी होती है, सर्कुलर होती है। और साथ ही साथ कैसी होती है, सकिंग टाइप की होती है, यानी कि चूसने वाली होती है। माउथ सर्कुलर भी होगी और कैसी होगी, सकिंग टाइप की होगी, किसी चीज को ये सक कर सकते हैं आसानी से। और दूसरी चीज इनकी एक खासियत होती है, ये जितने भी हमारी होती है बेटा मेंबर, ये इक्टोपैरासाइट होती हैं। इक्टोपैरासाइट का मतलब समझते हो, सम फिशेस, और ये स्कैवेंजर होती हैं। अब ध्यान से देखो क्या होती है इक्टोपैरासाइट और स्कैवेंजर, इसके बारे में समझते हैं। ध्यान से देखो, आपने सुना एक होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है इक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर होते हैं, इक्टोपैरासाइट मतलब जो बाहर होती हैं। ये क्या होती है, इनकी अगल बगल से जो छोटी फिशेस गुजरती है ना, मुंह फाड़ा अंदर, मुंह फाड़ा अंदर, सबको खा पी के उनको खत्म करती हुई चलती हैं बेटा, इसीलिए इनको नाम देते हैं इक्टोपैरासाइट एंड सम फिशेस। क्लियर। आ जाओ इनकी जो बॉडी होती है बेटा, बॉडी की एक खासियत है कि इनकी बॉडी में कार्टिलेज की बनी हुई वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हो ना, तो इनके अंदर जो बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम होगी वो किसकी बनी होगी, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम होती है। अभी यहां पे बेटा बोन्स नहीं आया है, राइट। इनका क्रेनियल ब्रेन बॉक्स और वर्टिब्रल कॉलम दोनों की दोनों किसकी बनी होंगी, हमारी कार्टिलेज की बनी हुई होती है। क्लियर। आ जाओ डाइजेशन के बाद नेक्स्ट इनके रिस्पायरेशन की बात करो बच्चे। रिस्पायरेशन के लिए अब ध्यान से देखो क्या पढ़ रहे हो, कार्डेट्स पढ़ रहे हो, तो कार्डेट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, फेरेंजियल गिल स्लिट। याद आ रहा है, जितने भी कार्डेट्स होते हैं सब में क्या प्रेजेंट होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी बॉडी में रिस्पायरेशन के लिए 6 to 15 पेयर क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा, गिल स्लिट प्रेजेंट होती हैं। और ये जो 16 पेयर गिल स्लिट है यही हेल्प करते हैं रिस्पायरेशन में। याद रखना एग्जामिनर सबसे ज्यादा तुमको बेवकूफ बनाएगा गिल स्लिट में। साइक्लोस्टोमेटा में 6 to 15 पेयर गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रिक्सीज में 5 to 7 पेयर गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, और आस्ट्रिक्थीज में 4 पेयर गिल स्लिट प्रेजेंट होता है। आगे चल के कॉन्ड्रिक्सीज आस्ट्रिक्थीज पढ़ेंगे तो जानेंगे, एग्जामिनर यही तुमको सबसे पहले परेशान करता है। क्लियर। ये जो गिल स्लिट है किसमें हेल्प करेंगे बेटा, रिस्पायरेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद सर्कुलेशन की बात करें तो अब यहां पे आखिरी बार सर्कुलेशन आ रहा है, वो भी कैसा सर्कुलेशन होगा बेटा, अब यहां पे क्लोज टाइप। इसके आगे जितने भी मेंबर है सबके अंदर कैसा होगा सर्कुलेशन, अब क्लोज टाइप ही सर्कुलेशन होगा। क्लियर। अब एग्जांपल की बात कर ले बेटा, दो एग्जांपल हैं इसके। एक है अपना पेट्रोमाइजन, ये जो आपको ऊपर डायग्राम बना हुआ है पेट्रोमाइजन का है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, लैम्प्रे नाम देते हैं बेटा। और एक होती है अपनी मिक्सिन, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, हैगफिश नाम देते हैं, राइट। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, पेट्रोमाइजन पढ़ना, पेट्रोमाइजान मत पढ़ लेना, ठीक है।
क्योंकि इस उम्र में ये सब होता है, ऐसी चीजें कि पेट्रोमाइजन पेट्रोमाइजान नजर आने लगती हैं, है ना। ये देखो, इसको अपनी जान की याद आ गई, सर नीचे कर लिया, क्या हो गया, एनसीईआरटी पढ़ने लगे। सर क्या करे, यही एक याद में चल रही है उसके। चलो आगे चले, कितना टाइम हुआ अभी, अरे आधा घंटा, इतने में तो हम लोग बवाल कर देंगे। चले आगे। तू बदतमीज, तू स्पीड बढ़ा अपनी, और नहीं तो कहीं चिपका लिया अगर इधर उधर से, पीडीएफ मिलता है ना, है? सर घर में कुछ और काम भी होते हैं, सिर्फ यही एक काम बचा है क्या, मानते हैं इसमें भी हाथ ही चलेगा। हो गया, कोशिश करोगे तब होगा बेटा, है? देखो इसने कोशिश किया, टाइम पे हो गया। आज बच्चे गायब हैं आधे, एआईटीएस का असर है। सर क्या बताएं, टेंशन में आ गए आईटीएस देने के बाद। क्या वो इतने मरे मरे क्यों बैठे हो आज, तो बस खाना पीना नहीं मिला है, हैं? छुट्टी है, अच्छा आज मंडे है इसलिए तुम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है। सर क्या बताएं, अगस्त से हम लोग अडॉप्ट हो गए थे मंडे छुट्टी के लिए, ऐसा कुछ है। सर हमारे पास दिमाग है ही नहीं, काम कहां से करेगा। चलो अब चले आगे। हाँ चल भाई, आ जाओ, वर्टिब्रेट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं बेटा। बुक में तो कभी ढूंढने पे नहीं मिलेगा, बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी होगी आपको। जनरल कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स, सीधा सीधा ये सबको छांट पीट के एक जगह लिखा गया है बस, ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करना हो तो बहुत टेंशन ना लेना पड़े अपने को। आ जाओ, जनरल कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स की जब बात करोगे, कुछ ही पॉइंट है, बस इनको पढ़ लो, अभी फाइलम पढ़ेंगे तो वहां फिर से आएगा। सबसे पहले आएगा बेटा यहां पे बॉडी की बात करते हैं। अब एक चीज बताओ, कैसा सेगमेंटेशन होता है हमारे अंदर, मेटामेरिक सेगमेंटेशन या स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का डेटा में। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो एक चीज बताओ, बॉडी डिवाइडेड भी तो होगी, बोलो यार। हमारी कार्डेट्स की बॉडी, वर्टिब्रेट्स की बॉडी क्या होती है बेटा, डिवाइडेड होती है। और बॉडी की जब डिवीजन की बात करोगे, आ जाओ समझते हैं बॉडी किस पार्ट में डिवाइडेड होती है। हेड में डिवाइडेड होती है, नेक में डिवाइडेड होती है, ट्रंक में डिवाइडेड होती है, और किस में डिवाइडेड होती है बेटा, टेल में डिवाइडेड होती है। चार पार्ट में हमारी बॉडी डिवाइडेड होती है। एक डाउट आता है दिमाग में, सर थोरैक्स और एब्डोमेन कहां गायब कर दिया आपने, पढ़ाते समय खूब चिल्ला चिल्ला के आप लोगों ने डाइजेशन और रिस्पायरेशन पढ़ाया था, ये होता है एब्डोमेन और ये होता है थोरैक्स। तो जो ट्रंक होता है बेटा, पूरे के पूरे ट्रंक को ही क्या नाम देते हैं, ऊपर की तरफ थोरैक्स और नीचे की तरफ एब्डोमेन। क्लियर, आ जाओ। जब इस डिवीजन की बात करते हो ना, तो जब अपन नेक की बात करते हैं बेटा, तो फिशेस और एम्फीबियंस, इन दोनों के अंदर नेक कभी पाया ही नहीं जाता। ये लो, नेक की बात करो, किसके किसके अंदर एब्सेंट होगा बेटा, फिशेस में और एम्फीबियंस में, इन दोनों के अंदर नेक नहीं पाया जाएगा। बाकी जितने भी मेंबर बच गए बेटा, फिश एम्फीबिया के बाद कौन बचा, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, ये सारे के सारे लोगों में सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं। आप कभी फिश देखना बेटा, उसका आप नेक डिसाइड नहीं कर पाओगे, हेड के बाद सीधा ट्रंक आएगा। क्लियर। एम्फीबियंस को देखो, जैसे आपने स्नेक देखा होगा, देखे हो, तो कभी भी आप उसका नेक नहीं डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि नेक इनके अंदर होता ही नहीं है। क्लियर। आ जाओ, बॉडी के बाद नेक्स्ट आती है बेटा स्किन। चलो अब एक चीज बताओ, कभी फिशेस की स्किन देखे हो, बोलो यार। अब बंगाल वाले ना देखे हो फिर जिंदगी बेकार है। फिश की जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड, ये लो, यहां पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एम्फीबियंस की बात करो, इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, बोलो, स्केल्स प्रेजेंट होता है। कमबख्तों, एम्फीबियंस की जो बॉडी होती है नेकेड होती है, नंगे पोंगे इंसान होते, कुछ नहीं होती इनकी स्किन पे, राइट। ये लो बेटा, नेकेड स्किन होती है। बहुत बदतमीज बच्चे हैं ये, इनको कपड़ा पहनाया करो रे, है ना, वैसे मार्केट में निकल जाते हैं टुटुक टुटुक कुत्ते हुए। फ्रॉक को देखे हो ना, उसकी स्किन पे कुछ नहीं होता।
तुम्हारी तो चलो स्किन पे फिर भी कुछ है, उसके ऊपर भी कुछ है, उसके ऊपर हम लोग कपड़े पहनते हैं। कॉन्फिडेंस देखो, डायरेक्ट कूद के चाहे जहां पहुंच जाते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस तुम दिखा के देखो, अगले दिन पागल घोषित कर दिए जाओगे। क्या कहते हो भाई? ऐसे तुमने रोड पे देखे होंगे, बहुत लोग तुमको दिखे होंगे लाइफ में, बिना कपड़े पत्थर मारने लगते हैं लोग। से हरकत मत करना कभी लाइफ में। इसका तो सपना था बचपन से, सर एक बार मैं भी ट्राई करूंगा, है ना। आ जाओ एम्फीबियंस के बाद, फिर रेप्टाइल्स की बात करो। रेप्टाइल्स देखे हो? रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल तो देखे ही होगे लाइफ में, है ना। कभी मिले उससे, हाय मेरा सोना, हाय मेरा जानू, हाय मेरा बाबू कियो? क्योंकि इसे लड़कियां खूब करती हैं। हाँ, ये खेलती खूब है ऐसी चीजों से, है ना। रेप्टाइल्स के स्किन पे क्या परजेंट होता है? वो भी कह रहे नंगे होते हैं, ये भी हाथ धोते हैं यार। क्या होते हैं? मैं कंटाप मारूंगा बदतमीज नहीं तो। हॉर्नी अलग होता है मैं कंटाप मारूंगा। कह रहा हॉर्नी होते हैं, हॉर्ने स्किल्स होते हैं कमबख्त। हॉर्ने स्किल मतलब बड़े बड़े स्किल होते हैं। कभी भी आप क्रोकोडाइल देखो तो क्रोकोडाइल के स्किन पे हेयर पर वो स्किल्स परजेंट होते हैं, और बड़े बड़े स्किल होते हैं। कभी उसके ऊपर हाथ घुमाए हो? घुमा के देखना बेटा, चुभते हैं, कम से कम तो इतनी बड़ी होती ही है स्किल्स। और ये जो तो हॉर्नी बोल, मैं कंटाप मारूंगा, हॉर्नी का मतलब भी समझता है? क्लास में करा सर हॉर्नी होते हैं? बहुत बदतमीज बच्चा है ये। रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स की बात करो बेटा। बर्ड्स की स्किन पे क्या प्रेजेंट होता है? फेदर्स प्रेजेंट होती है बेटा, राइट। उसके बाद मैमल्स की बात करो। मैमल्स की स्किन पे क्या प्रेजेंट होता है? सर कपड़े प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होता है। पूरी की पूरे स्किन पे क्या प्रेजेंट होता है? हेयर प्रेजेंट होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर सबका याद रखना है आपको। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद बेटा आता है स्किन के बाद थर्ड पॉइंट, टर्मिनल ओपनिंग ऑफ गट। चलो आ जाओ समझते हैं, टर्मिनल ओपनिंग ऑफ गट की बात करें। अब ध्यान से देखो, जब अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन की पढ़ी थी तो याद करो दो ओपनिंग प्रेजेंट थी, कौन कौन से? एक माउथ और एक एनस। आ जाओ, फिश, एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टाइल्स, और फिर उसके बाद कौन आएंगे अपने? मैमल्स। आ जाओ सबके बारे में वन बाय वन समझते हैं। ध्यान से देखो, बर्ड्स आएगा यहां पे, एव्स, राइट। अब देखो हमारे अंदर दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एक माउथ और एक एनस। लेकिन ये जितने लोग होते हैं बेटा, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एव्स, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोएका प्रेजेंट होता है बेटा। आगे चल के हम जानेंगे क्लोएका क्या होता है। सुनो, जब आप ह्यूमन की बात करते हो ना, तो याद करो हमारा एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग अलग थी भाई। हमारी एक ओपनिंग थी माउथ और एक सेपरेट ओपनिंग थी एनस। यूरिनरी ब्लैडर पढ़े थे, स्क्लेटरी सिस्टम। तो स्क्लेटरी सिस्टम में याद करो किडनी आगे जाके यूरिथ्रा बना रही थी, उसका अलग हिसाब किताब एक्सक्रीशन, और एनस का अलग एक्सक्रीशन। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हमारा अलग होता है, क्लियर। लेकिन जो हमारे फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एव्स होते हैं बेटा, इन सभी के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर सब एक चैम्बर में ओपन होता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? क्लोएका नाम देते हैं, राइट। इनके अंदर इनकी ओपनिंग अलग नहीं होती है बेटा। जहां से यूरिनेशन होगा वहीं से एक्सक्रीटरी वेस्ट भी निकल आएंगे, वहीं से गैमेट भी निकल के आएंगे, क्लियर। एक कॉमन ओपनिंग होती है टर्मिनल ओपनिंग, जिसको क्या नाम देते हैं? क्लोएका नाम देते हैं। लेकिन अगर क्लास मेमेलिया की बात करोगे बेटा, तो मेमेलिया में क्या प्रेजेंट होता है? एनस प्रेजेंट होता है। ये लो, मैमल्स की बात करें तो इसकी टर्मिनल ओपनिंग क्या होती है बेटा? एनस प्रेजेंट होता है टर्मिनल ओपनिंग पे। टर्मिनल ओपनिंग पे हो गया हमारा एनस, तो प्राइमरी ओपनिंग पे क्या प्रेजेंट होती है? माउथ प्रेजेंट होती है। सबकी प्राइमरी ओपनिंग पे माउथ है, इसलिए उसकी डिकर नहीं करनी अपने को। टर्मिनल ओपनिंग अलग हो गया सबका, मैमल्स का अलग हो गया, राइट। आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद आता है बेटा, अब टर्मिनल ओपनिंग के बाद नेक्स्ट आती है बेटा आईज। चलो ये तो तुम पढ़ के आए, और ये फोटो रिसेप्टर पढ़े थे ना। चलो
फिश की बात करते हैं, अरे आइस छोड़ो, सीधा सीधा आइस पूरा क्या पढ़ोगे, सीधा यहां आईलिड की बात करो। चलो आईलिड, फिशेस की बात करो, एम्फीबियंस की बात करो, फिर रेप्टाइल्स आएंगे, फिर एप्स आएंगे, फिर मैमल्स आएंगे। आज इसके बारे में समझते हैं, ध्यान से देखो बेटा। ये जितने भी मेंबर होते हैं, आईलिड तो जानते हो ना, ये जो प्रेजेंट होती है इसको अपन नामते हैं आईलिड, है ना। फिशेस के अंदर आईलिड क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती हैं। बाकी सभी में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। फिश में आईलिड्स कभी देखने को नहीं मिलेंगी, देखे हो कभी फिश में आईलिड्स, कभी नहीं होते हैं बेटा, बाकी सभी में देखने को मिलता है। आ जाओ आईलिड के बाद नेक्स्ट आता है बेटा ईयर। फिफ्थ पॉइंट आता है ईयर। आ जाओ, ईयर के कितने पार्ट मैंने आपको बताए थे, 3, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। आ जाओ, सबसे पहले बात करो बेटा फिशेस की। फिश की एक खासियत होती है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी ईयर प्रेजेंट होगी, ओनली इंटरनल ईयर। तो कौन कौन से पार्ट एब्सेंट हो जाएंगे बेटा, यहां पे एक्सटर्नल और मिडिल ईयर क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। फिश के बाद बेटा एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की बात करो। अब ये जो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स होते हैं बेटा, इनकी एक खासियत होती है, इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब देखो, न तो एम्फीबिया में न तो रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, तो कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होंगे बेटा, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर प्रेजेंट होगा। क्लियर। उसके बाद आते हैं हमारे बर्ड्स। चल बेटा, बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में क्या एब्सेंट होती हैं, ईयर पिन्ना एब्सेंट होती हैं। अब एक चीज बताओ, ईयर पिन्ना एब्सेंट है, इसका मतलब ईयर के कितने पार्ट हैं, इनके अंदर 3 पार्ट हैं। एक्सटर्नल ईयर भी है, मिडिल ईयर भी है और इंटरनल ईयर, सिर्फ क्या नहीं है, ईयर पिन्ना नहीं है एक्सटर्नल ईयर का, राइट। उसके बाद आखिरी में आता है अपना मैमल्स। अब मैमल्स में तो कुछ सोचना ही नहीं है, कंप्लीट ईयर प्रेजेंट होता है। यहां पे याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था कंप्लीट ईयर प्रेजेंट होता है। और कंप्लीट ईयर की जब बात करते हो बेटा, याद करो ईयर में क्या पढ़े थे, एक्सटर्नल ईयर में क्या होता है, ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, है ना। उसके बाद मिडिल ईयर में सबसे पहले टिम्पैनम, उसके बाद टिम्पैनिंग कैविटी, टिम्पैनिंग कैविटी में 3 ईयर ऑसिल्स होते हैं, और फिर उसके बाद इंटरनल ईयर। याद आ रहा है। एक्सटर्नल ईयर में हमने ईयर पिन्ना बताया था, ईयर पिन्ना का पाया जाना कार्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उसमें भी मैमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा, लेकिन 3 लोगों में एब्सेंट होता है, व्हेल सील और ऑर्निथोरिंकस, इसके अंदर ईयर पिन्ना एब्सेंट होता है। हमने बताया था इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, साउंड वेव को कलेक्ट करती है, किसको देती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या ईयर कैनाल को। ईयर कैनाल की जो साइज होती है कितनी होती है, 24 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। वहां पे एक सेरुमिनस ग्लैंड होती है जो कि मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड होती है, सेरुमिन का सिक्रीशन करती है, जो कि क्या होती है, फॉरेन पार्टिकल को इंटर करने से रोकते हैं। उसके बाद ये हमारी ईयर कैनाल किससे अटैच होती है बेटा, टिम्पैनम से, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी नाम देते हैं। ये क्या करती है बेटा, इस पे साउंड वेव टकराती है तो जाती है मिडिल ईयर में। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का खासियत होता है बेटा, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करती है। मिडिल ईयर में पहुंचे तो पूरी की पूरी कैविटी बनती है एक बोन की वजह से, इसको नाम देते हैं टिम्पैनिक बुला। याद आ रहा है। अब ये जो कैविटी होती है इसमें एयर फील्ड होती है, 3 ईयर ऑसिस प्रेजेंट होते हैं, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। मेलियस जो होता है आउटर ईयर की तरफ होता है, हैमर शेप्ड का होता है। इंकस जो होती है बेटा एनविल शेप की होती है, स्टेपिस जो होती है हिस्टेरिया ऑफ हॉर्स होती है। इन तीनों का एक ही काम होता है बेटा, साउंड की वाइब्रेशन को बढ़ाती है। याद आ रहा है। मेलियस और इंकस के बीच में कौन सी ज्वाइंट होती है, साइनोवियल हिंज ज्वाइंट होती है, और इंकस और स्टेपिस के बीच में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होती है। स्टेपिस कनेक्टेड होता है ओवल विंडो से, जो कि इंटरनल ईयर का पार्ट होता है। ओवल विंडो जो होती है बेटा ऊपर की तरफ क्या होती है, सबसे पहले स्केला वेस्टिबुलाई, उसके बाद स्केला मीडिया, और सबसे नीचे स्केला टिम्पेनाई। स्केला वेस्टिबुलाई स्केला टिम्पेनाई में क्या भरा हुआ होता है, पेरिलिम्फ, जबकि स्केला मीडिया में क्या भरा होता है, इंडोलिम्फ भरा होता है। जैसे ही साउंड वाइब्रेशन पहुंचती है हमारे स्केला वेस्टिबुलाई में, यहां से पहुंचती है वेव्स स्केला मीडिया में, जिसके वजह से टेक्टोलियम मेम्ब्रेन प्रेस होती है, तो हेयर सेल्स ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बेंड होते हैं, जिसके वजह से क्या जनरेट होती है, हमारी इंपल्स जनरेट होती है, और अफरेंट नर्व फाइबर ऑडिटरी नर्व के साथ लेके जाते हैं ब्रेन के ऑडिटरी नर्व एरिया में। यही होती है हमारी हियरिंग।
और बैलेंसिंग की बात करें, दो लोग बैलेंसिंग कर रहे थे वेस्टिबुलर ऑपरेटस में, एक कौन कर रहा था, सेमी सर्कुलर कैनाल में। सेमी सर्कुलर कैनाल की बात करें, सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेसल पार्ट होता है उसको एम्पुला नाम देते हैं। एम्बुला में क्या प्रेजेंट होती है बेटा, हमारी छोटी सी प्रोजेक्टिंग रिज जिसको क्रेस्टाइम पोलरिस नाम देते हैं। ये क्या करती है बेटा, हमारे कौन से मूवमेंट को कंट्रोल करती है। रुक गई गाड़ी सर, आप तो बता दिए, हम नहीं बता पाए। याद करो, दो टाइप के हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़े थे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल में क्रिस्टाइम पोलरिस कराता है, और जबकि हमारी जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है बेटा, याद करो हमने पढ़ा था यूट्रिकुलस और साइकुलस। यूट्रिकुलस और साइकुलस में प्रोजेक्टिंग रिज प्रेजेंट होती है, उसको नाम देते हैं मैकुला। मैकुला के ऊपर हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर एक कैविटी प्रेजेंट होते हैं, इसको नाम देते हैं ओटोलिथ मेम्ब्रेन, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, जिसको नाम देते हैं ओटोकोनिया। इसके अंदर जैसे हेयर सेल्स इंटर होते हैं तो कौन सी इक्विलिब्रियम होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ईयर फिनिश। इतने ही तो पढ़े थे ईयर। आ जाओ। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो आपके साथ चमत्कार होता है। कोई चमत्कार नहीं होता बच्चा, तुम्हें भी मेहनत करना पड़ेगा इस लेवल पे। देखो मैं एक चीज बता दूं, नीट उसी दिन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी जब जो टॉपिक जहां आए वो टॉपिक तुमको पूरा टिप पे याद होनी चाहिए। उस दिन तुम्हारे लिए नीट एकदम बाएं हाथ से निकलेगी, मेरे से तो नहीं निकल पाएगी इस समय। आ जाओ आगे चले, आ जाओ। ईयर के बाद दो चीजें अपन अवॉइड करेंगे क्योंकि अपन पढ़ा के आए हैं। हार्ट की बात करो, फिशस में कितने चेंबर, 2 चेंबर, एम्फीबिया में 3 चेंबर, रेप्टाइल्स में 3.5 चेंबर, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेंबर, फिशेस में इनकम्प्लीट सिंगल सर्कुलेशन, और उसके बाद रेप्टाइल्स में और एम्फीबियस में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, बर्ड्स और मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ये भी यहां पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आरबीसी की बात करें बेटा, याद करो फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड, सबके अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैमल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है, एक को छोड़कर, वो होता है कैमल्स, क्योंकि कैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बस ये दो आपको अवॉइड करना है। आ जाओ सीधा अपन पहुंचते हैं बेटा अब ईयर के बाद बॉडी टेम्परेचर पर। चल भाई, बॉडी टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, जब समझते हैं। जब बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो सबके बॉडी टेम्परेचर की पर बात करेंगे बेटा। एक होते हैं अपने फिश, एक होते हैं एम्फीबियंस, और एक होते हैं हमारे रेप्टाइल्स, एक होते हैं अपने बर्ड्स, और एक होते हैं हमारे मैमल्स। चलो भाई आ जाओ, इसके बारे में समझते हैं अपन। ध्यान से देखो, सबसे पहले फिशेस से लेकर रेप्टाइल्स तक ये सारे के सारे मेंबर कैसे होते हैं बेटा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब इनको अपन नाम देते हैं पाओकिलोथर्मस। ये लो, पाइकिलोथर्मस एनिमल। और जो हमारे बर्ड्स और मैमल्स होते हैं बेटा, इनको अपन क्या नाम देते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल, जिसको अपन होमियोथर्मस भी नाम देते हैं। आ जाओ, क्या डिफरेंस है दोनों में, होमियोथर्मस में और पाइकिलोथर्मस में। ध्यान से देखो, जितने भी कोल्ड ब्लड, अब ये मत समझ लेना सर इनका खून ठंडा होता है, किसी से लड़ाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ मत समझना, है ना। हमारा खून गर्म होता है, जिसकी चाहते मां बहन एक कर देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। देखो कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड का एक ही मतलब होता है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू सराउंड कांस्टेंट नहीं रख सकते, उसी का नाम थे कोल्ड ब्लडेड। जैसे जैसे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, इसी को नाम देते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जैसे आपने कभी भी देखा होगा, चलो ये सब तो देखने को ना मिले हो, रेप्टाइल स्नेक को देखो बेटा, गर्मी के दिनों में आपको बहुत ज्यादा नजर आते हैं, सर्दी के दिनों में कभी नहीं नजर आते। देखियो उसका रीजन, क्योंकि सर्दी के दिनों में बेटा ये अपने भरों में जाके छुप जाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है ये बात, बाहर ठंड पड़ गई, अगर हम बाहर गए तो हमारा हिसाब किताब फाइनल हो जाएगा। गलती से कभी आप स्नेक पकड़ो एक और लेके जाओ इसको श्रीनगर सर्दी के दिनों में, या फिर लद्दाख बॉर्डर पे जहां पे -30 डिग्री टेम्परेचर होता है, ज्यादा नहीं 1 घंटे रखना, फट के फ्लावर हो जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर भी बेटा आइस जम जाएंगे, राइट। लेकिन हम अपनी बात करें, अब एक चीज बताओ, इस समय टेम्परेचर अपने यहां का कितना है, कोलकाता का 14 to 15 है। तुम अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक कियो कभी, इस टाइम पे कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। नियम से हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर कम हो रहा होता ना तो हम भी किसी बिल में घुस गए होते अब तक, या तो घुसा के रखे हुए होते।
है ना। तो यहां क्या होता है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है, सराउंडिंग के हिसाब से कभी नहीं चेंज होता। जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है बेटा, गर्मी के दिनों में आप कभी भी जैसलमेर बॉर्डर पे पहुंच जाओ, वहां 50 डिग्री क्रॉस कर जाता है गर्मी के दिनों में, है ना। लेकिन फिर भी वहां हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसी को नाम देते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। जिनकी बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग चेंज हो जाए वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और ये कह रहे, और जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज ना हो उसको अपन नाम देते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। क्लियर, बस इतना ही जनरल कैरेक्टर आपको पढ़ना था, ये आप याद रखिएगा। हाँ, वो बाहर निकलता ही नहीं सर्दी के दिनों में, वो अपनी बॉडी का हिसाब वो कांस्टेंट नहीं रह सकते। जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा। गर्मी के दिनों में ये बरों में इसलिए नहीं रहते बेटा क्योंकि बरों में गर्मी बहुत होती है। कभी भी गए हो किसी सुरंग में, गए हो सुरंग में जाके देखो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना। तो ये बरों में रहेंगे तो इनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है गर्मी के दिनों में, इसलिए तो ये बरों से बाहर आते हैं क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा लगती है। इसलिए सबसे ज्यादा आपको बेटा गर्मी के दिनों पे दिखाई देते हैं रेप्टाइल्स के मेंबर। कभी भी स्नेक आपको सर्दी में तो नहीं नजर आएगा क्योंकि उसको पता अगर हम बाहर गए तो हमारा हिसाब किताब फाइनल। सर ये ज्यादा हो गया। चलो कितना मिनट है अभी, 15। ये तो अजीब सा टाइम बचा हुआ है, शुरू करेंगे खत्म भी नहीं हो पाएगा। जितना हो सकता है अबे आधे पे रुक जाएगा बेटा, है आधे पे नहीं रुकना चाहिए, मजा नहीं आता फिर, ये हकीकत है। हम्म, सीधी सी बात, आधे पे रुक गए होते तो ये दिन देखने को ना मिलता। सही बात है ना। चलो क्या करें अब, हाँ कहानी सुनाए इनको। चलो रिवीजन करते हैं।